हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग हमारे परिवार के 1 लाख होने के काफी ज्यादा करीब हैं। इसलिए प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से ना जाए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लाल आसमान के अंदर एक काफी ज्यादा चमकती हुई रोशनी को दिखाया जाता है, जो की एक तरीके की एनर्जी दिख रही थी। हमें बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में 3 लोगों को खड़ा हुआ दिखाते हैं, जहाँ पे एक आर्मर वॉरियर ये देखकर कहता है कि सभी लोग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमजोर हूँ। और उसे इस चीज का अफसोस हो रहा था। वो कहता है कि मेरे बजाय क्रिस को यहाँ पर हीरो होना चाहिए था। उसके पीछे से मेडन आती है, जो कि उससे कहती है कि हीरो इवान प्लीज इस तरीके की बातें मत करो, हम सभी ने अपना बेस्ट दिया है। पर ये कहते हुए उसकी आंखों में भी उदासी साफ साफ दिख रही थी। और वो आगे कहती है कि बिल्कुल, अगर सर क्रिस जो कि एक जीनियस है, अगर उन्हें अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को कुछ और समय पहले सीखना चालू किया होता तो शायद 9 स्टार को सरपास कर 10 स्टार हीरो बन जाते। पर अगर शायद ऐसा हुआ होता तो शायद तुम दोनों मिलकर यहाँ पर इस चीज को आखिर में खत्म कर पाते। फिर हमें क्रिस के बारे में बताया जाता है, जिसे एक टाइटल दिया गया है द ग्रेट एक्स्ट्रा के नाम से। और उसके काफी ज्यादा क्रेजी टैलेंट की वजह से वो जो भी चाहे वो तुरंत ही यहाँ पर सीख जाता है। और क्रिस आगे बताता है कि इसी वजह से मैं अपने लेगेसी अचीवमेंट्स को यहाँ पर पीछे छोड़ पाया, जिसकी वजह से मुझे ये निकनेम दिया गया। पर जो मेरी द ग्रेट एक्स्ट्रा की जर्नी थी वो उस दिन से शुरू हुई थी जब मैं 20 साल का हो गया था। मैं उस समय पर अपने बेकार से क्लैन से बचकर आया था, जहाँ पर मुझे ये सपना दिखाया गया था कि बैक एली में काम करने के बाद भी मुझे वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। पर मैजिक एम्परर ने डीमन किंग ऑफ कार्नेज के साथ हमला कर दिया, जिसे एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से हीरो के साथ ट्रेवल करने के लिए एक पार्टी को रिक्रूट किया जा रहा था। और ये देखने के बाद क्रिस कहता है कि बिल्कुल ये मेरे लाइफ में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी की तरह है। और उसने सोचा था कि इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ग्रेटनेस अचीव होगी, और जैसे ये लड़ाई यहाँ पर खत्म हो जाएगी तो उसे काफी सारा पैसा और काफी ज्यादा ऑनर मिलेगा, जो कि वो अपने दिल से डिजायर करता था। पर सबके बाद भी आखिर में ये सब खत्म हो गया, और जितनी भी लाइट्स थी वो सारी की सारी डीमन किंग ऑफ कार्नेज के नीचे आकर खत्म हो गई। और इसलिए वो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर समय को पीछे कर पाता तो मैं जरूर करता, जिससे सर क्रिस यहाँ पर हीरो के लिए सेलेक्ट हो पाते। क्रिस ये जानने के बाद कहता है, क्या हीरो, अगर तुम यहाँ पर समय को पीछे कर भी देते हो तो मेरा ये सब करने का फिर से कोई भी प्लान नहीं है। क्या एक लाइफ इतनी ज्यादा सफरिंग के साथ पूरे से काफी नहीं है? पर अब इस तरीके से दिन में सपने देखने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। पर ये दुनिया भी जल्दी ही अपने अंत पर नहीं आने वाली। और क्या ये चीज सच में होगी कि मेरी अगली जिंदगी में ये चीज बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी? और इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, और अगर सच में मैं अगली बार फिर से जन्म लेता हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि मैं किसी अमीर फैमिली का एक लड़का बनूं। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और वो कहता है कि वो मेरे मरने से पहले के कुछ थॉट्स थे। जिसके बाद हमें एक लड़के का हाथ दिखाया जाता है, और एक काले बालों वाला लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, वो कहता है कि मैं रिजरेक्ट हुआ हूँ, मैं ऐसे शरीर के अंदर रिबॉर्न हुआ हूँ जो कि मैजिक एम्परर का यंग मास्टर है। अब क्रिस का नाम यहाँ पर क्रिश्चियन हो चुका है, पर मैं उसे केवल क्रिस ही बोलूंगा। और क्रिस हमें बताता है कि इस जगह का नाम डार्क मैजिक क्लैन है, और ये काफी ज्यादा बड़ा ऑमनियस नेम है जो कि सजेस्ट किया जा सकता है। और ये 12 क्लैंस में से एक है जो कि मैजिक एम्परर को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ, मैं समय में 15 साल पहले रिइनकार्नेट हुआ हूँ। और अगर मैं इस चीज को क्लियरली समझने की कोशिश करता हूँ तो मैं जो एज ऑफ द डिस्ट्रक्शन की लड़ाई हुई थी उससे 5 साल पहले आ चुका हूँ। और क्रिस खिड़की के साइड में खड़ा होकर इस सब के बारे में सोचते हुए कहता है, और मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सारी चीजों को अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर ही एक्सपीरियंस कर लिया है। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई भी डीमन बीस्ट को अपने गार्डन के अंदर ट्रिमिंग करता हुआ देखूंगा। और इससे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता है कि असल में ये कमीना कौन है। इसका नाम क्रिश्चियन बान वर्नान कजार है, और इसका जो मिडिल नेम है वान। क्या ये किसी ब्रांच फैमिली का कोई हिस्सा है? और उसके सामने बैठी हुई फॉक्स लड़की उससे कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसे कि क्रिस से मुझे उम्मीद करनी चाहिए। और जो काउंट कजार है वो एक ब्रांच फैमिली है बाइजेट कंट्री की, जो कि डार्क मैजिक क्लैन की है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कमजोर क्लैन है। वो कहता है कि नहीं, असल में ये एक ब्रांच फैमिली है, पर डार्क मैजिक क्लैन के अंदर इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और मैंने इसके बारे में तो मेंशन किया ही नहीं कि आखिर ये कितने ज्यादा अमीर है। मुझे चीज के ऊपर शक है कि तुम मैजिक एम्पायर के अंदर ऐसे किसी इंसान को ढूंढ पाओ जो कि इनके बारे में ना जानते हो। और मैंने सुना है कि इनके पास 2 पोटेंशियल सक्सेसर्स हैं, पर जो उनका सबसे बड़ा लड़का है क्रिश्चियन, वो सच में सबसे बड़े कमीनों में भी सबसे बड़ा कमीना है। वो हमेशा ही दूसरे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी किया करता है। इसी वजह से काउंट कजार ने धीरे धीरे कर उसके लिए पूरी तरह हार मान ली। तो ये सारी पुरानी न्यूज है जो कि अभी तक के लिए है। क्रिश्चियन से कहता है क्या कि उसके बाद वो पहले से ताकतवर हो गया? तो वो उसे बताता है कि नहीं, असल में उसके एक रिलेटिव ने उसका खून कर दिया था। और इस सब के बारे में सोचते हुए क्रिश्चियन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। इसी वजह से वो कांच पर अपने हाथ को दे मारता है और कहता है कि डैम इट, मैं तो बस ये चाहता था कि मैं किसी बड़ी अमीर फैमिली का एक रेगुलर सा लड़का बनूं, पर मैं यहाँ पर रिजरेक्ट हो गया। क्यों यहाँ पर ही क्यों, आखिर यहाँ पर ही क्यों, और आखिर इसके अंदर ही क्यों, और आखिर इस कमीने की मौत किस्मत में क्यों लिखी है? और इस सब की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा था कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। वो कहता है कि क्रिस सोचो, मैं इस बॉडी के अंदर अवेकन हुआ हूँ, और इत्तेफाक तो देखो कि हम दोनों का नाम एक जैसा है, और 3 दिन ही हुए हैं इस चीज को। और जो क्रिश्चियन है वो आज से 2 सालों के बाद यहाँ पर मारा जाने वाला है। और ये फैक्ट है कि इस काउंट कजार की फैमिली के अंदर ही खत्म कर दिया गया था, और इस फैमिली के अंदर ऑनर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला था। इसका मतलब तो यही है कि ये जो कमीना है उसका यहाँ पर होना न होना एक ही बराबर है। इसलिए अगर मैं यहाँ पर अच्छे से और शांति से रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी मौत को यहाँ पर रोक सकता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल, अब मैं एक अमीर बच्चे के अंदर यहाँ पर वेकअप हो चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे चीज को संभालते हुए इस वेल्थ और ऑनर को यहाँ पर एंजॉय करना चाहिए। पर वो ये सोचकर भी परेशान हो रहा था, और वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं, क्योंकि जो रैग्नारॉक है जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसी वजह से जो डीमन किंग ऑफ द कार्नेज है वो यहाँ पर लड़ाई को चालू कर देगा, और उस रैग्नारॉक को
कंप्लीट करने के लिए इंसानियत को पूरा सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। और पहले इस चीज के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके थे जब हम लोगों को इसके बारे में पता चला था। इसी वजह से दोनों डिमोनेशन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर दोनों के दोनों ही अपने अल्टीमेट डिजायर को एक दूसरे से फुलफिल नहीं कर पाए थे। इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ तो मुझे अपोकलिप्स को यहाँ पर रोकना होगा। पर जो डीमन लॉर्ड ऑफ द कार्नेज है वो एक अलग चीज है। पर इस चीज के ऊपर भी मुझे ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर असल में उसने इस फाइट को यहाँ पर चालू क्यों किया था। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैजिक एम्पायर के अंदर ऐसे काउंटलेस लोग हैं जो कि उसके लिए लॉयल हैं। इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं उसे यहाँ पर रोकना चाहता हूँ तो मुझे कुछ काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा जो कि डीमन किंग ऑफ द कार्नेज से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अगर सच में मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो इसका तो बस एक ही तरीका है जिससे मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर डीमन एम्पायर बनने की जरूरत है जो कि मैजिक एम्पायर के पिंक यानी टॉप पर जाकर बैठता हो। और शायद इसी वजह से मुझे एज ऑफ द डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होने से पहले के 5 साल दिए गए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस चीज को यहाँ पर किया जा सकता है। और अगर मैं यहाँ पर इस मिशन को सक्सेसफुली ऑब्टेन कर लेता हूँ, नहीं पूरे मैजिक एम्पायर को, जिससे ये पूरा मेरा हो जाएगा, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। पर तब सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी को जोर से क्रिश्चियन चिल्लाते हुए दिखाते हैं। वो टेबल पर हाथ पटकता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और क्रिस उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और ये काउंट कजार है जो कि उसके फादर है। अगर तुम अपना चेहरा यहाँ पर कैसे दिखा सकते हो एक इतना ज्यादा बड़ा हादसा करने के केवल कुछ समय के बाद ही? क्या तुम्हें यहाँ पर जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? अगर तुमने एक और बार इस तरीके की कोई हरकत करने की कोशिश करी तो मैं पर्सनली तुम्हारे गले को काट कर अलग कर दूंगा। कहते हुए उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि आखिर वो क्रिस से कितना ज्यादा गुस्सा है। और वो सोचता है कि जो काउंट कजार है वो सच में अपने ऑरा से इसे बहुत बुरी तरीके से डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्रिस इस चीज से निकलते हुए कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ उन सारी गलत कामों के लिए जो कि अब तक मैंने यहाँ पर किए हैं फादर। ये सुनने के बाद वो भी काफी कंफ्यूज हो गया था और वो आगे सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे इस क्रिश्चियन की जितनी बेकार इमेज बनी हुई है उस सभी को यहाँ पर खत्म करना होगा। उसके फादर कहते हैं कि क्या? तो वो उनसे आगे कहता है, मैं सच में दिल से हर एक चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ जो कि अभी तक मैंने किया है, पर आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुनकर कजार उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले जो तुमने यहाँ पर स्टंट किया था उसके बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा? क्या यहाँ पर तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस भी परेशान हो रहा था और वो सोचता है कि आखिर इस कमीने ने मेरे यहाँ पर रिजरेक्ट होने से पहले आखिर कौन सा काम कर दिखाया। मैंने इसके बारे में कई सारी कहानियां सुनी हुई है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए क्रिस उससे कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने आपके भरोसे को खो दिया और आपसे मैंने झूठ बोला। पर आज से 3 दिनों के पहले से कई सारी जो मेमोरीज है वो मेरी खो चुकी हैं, इसलिए मुझे ज्यादातर चीजों के बारे में नहीं पता। पर उन्हीं मेमोरीज को फिर से याद करने की कोशिश करते हुए मुझे चीज का एहसास हुआ कि आखिर मैंने अपने पास्ट में किस तरीके के एक्शंस किए हैं। और मुझे ये चीज समझ में आ गई कि अब तक मैं अपनी जिंदगी कितनी ज्यादा बुरी तरीके से जी रहा था और मैं अपने दिल से यहाँ पर सच बोल रहा हूँ। प्लीज इस चीज के ऊपर भरोसा कीजिए। पर वो गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस तरीके के बहाने हजारों बार सुन चुका हूँ। वो कहता है कि आपने बिल्कुल सच कहा, जो बहाने होते हैं वो केवल शब्दों से बनाए होते हैं, उनके अंदर किसी भी चीज को नहीं माना जाता। इसलिए मैं यहाँ पर अपने एक्शन के साथ आपको आगे बढ़कर दिखाऊंगा कि जो मेरे शब्द है वो खोखले नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे पनिशमेंट केव के अंदर भेज दीजिए। मैं उसके अंदर 1 महीने तक रहूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिर मेरे अंदर कितना ज्यादा परिवर्तन आया है। नरेटर हमें पनिशमेंट केव के बारे में बताता है। ये एक ऐसा प्रिजन है जो कि हाई स्टेटस के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल उजाला ही नहीं जाता बल्कि जो 5 सेंसेस होते हैं उन सभी को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर कोई इंसान वहाँ पर कुछ दिनों के लिए भी चला जाए तो उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। पर अगर देखा जाए तो ये हमारे एमसी के लिए पूरी तरह परफेक्ट है, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो दूसरों की नजरों से दूर रह सके। सीन प्रेजेंट में आता है। कजार कहता है कि तुम सच में 1 महीने के लिए पनिशमेंट केव के अंदर जाना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज के ऊपर भी शक है कि तुम आधे दिन के लिए भी वहाँ नहीं रह सकते। वो कहता है कि मैं इस चीज से काफी ज्यादा अच्छे से अवेयर हूँ कि आखिर वो कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है और शायद इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जाकर मैं अपने पाप को और भी ज्यादा कम कर पाऊंगा और शायद इसी वजह से आपको मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए फादर। तो ये सुनने के बाद कजार को गुस्सा आता है और वो उससे आगे कहता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि आखिर हम लोगों ने इस तरीके से कितनी बार बात कर चुके हैं, हर बार तुम मुझे और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड करते चले जाते हो। पर ये सुनने के बाद भी क्रिस उससे कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद वो उससे आगे कहते हैं कि पर ठीक है, मैं भी चलो तुम्हारे साथ ये गेम खेलता हूँ और तुम्हें ये आखिरी मौका देता हूँ, पर अगर मान लो कि 1 महीने के अंदर भी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है तो मैं तुम्हें इस क्लैन से गायब कर दूंगा। ये सुनने के बाद क्रिस घबराते हुए बताता है इसका मतलब ये है कि वो मुझे जान से मार देंगे। और सच में यहाँ पर ऐसे कई सारे लोगों की लंबी सी कतार है जो कि यहाँ पर क्रिश्चियन की जान के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे उसे यहाँ पर क्लैन की प्रोटेक्शन मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, पर अगर मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं बदल चुका हूँ तो आपको भी यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। ये सुनने के बाद कजार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहता है सच में तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम तो इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे कि तुम तो बहुत बड़े ही आराम से बाहर निकल कर आ जाओगे, पर अगर सच में तुमने मुझे ये दिखा दिया कि तुम अंदर जाकर पूरे से बदल चुके हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को पूरा जरूर करूंगा, जैसे कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन है कि ऐसा कभी कुछ होने वाला है। और ये कहकर कजार गुस्से में वहां से मुंह फुलाकर चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिश्चियन के रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक क्रिस्टल को देख रहा था। तभी उसके पास एक बटलर आता है जिसका नाम कॉक्स है और वो काउंट कजार का बटलर है जो कि एक हाफ वैम्पायर है। कॉक्स उससे कहता है कि यंग मास्टर, पनिशमेंट केव की जितनी भी तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी है। ये सुनकर वो अपने क्रिस्टल को रखते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो वहां से रूम से निकलकर वहां से आगे बढ़ना चालू करता है, पर जितने भी बटलर और मेट्स थे उन सभी के बीच में कानाफूसी चल रही थी कि तुमने इसके बारे में सुना है कि इस कचरे ने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि वो पनिशमेंट केव के अंदर जाना चाहता है। यानी यहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स थे उन लोगों के बीच में भी इसकी कोई भी इज्जत नहीं है। और आखिर अब ये यहाँ पर किस तरीके की स्कीम इस्तेमाल करने वाला है। तुम्हें याद है कि आखिर इसने कुछ समय पहले क्या किया था? यंग लेडी जो कि पॉइजन मैजिक क्लैन की थी, उनके
बेइज्जती करी थी। ये सुनकर क्रिस भी एक समय पर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जहाँ पर वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा मतलब उस इंसिडेंट से है जहाँ पर काउंट को भी पर्सनली उनसे माफी मांगनी पड़ गई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, और ये तो सच में कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि उनके राइवल क्लैन से उन्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ी थी। और इसलिए वो आगे कहते हैं कि इस तरीके का कचरा इतना ज्यादा मिच्योर कब से हो गया। मैं चीज की शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये कितने समय तक पनिशमेंट केव के अंदर रह सकता है, मैं यहाँ पर शर्त लगाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो 2 दिन तक रहेगा। पर उनके इस तरीके से कानाफूसी सुनने के बाद भी क्रिस के चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो उनसे ये कह रहा है कि बस बैठो और देखते रहो। और वहीं दरवाजे के पीछे हम इसके छोटे भाई को भी दिखाते हैं, जो कि छुपके से उसे वहां से जाता हुआ देख रहा था। जिसके बाद कॉक्स उसे पनिशमेंट केव के पास लेकर आ गया था और वो कहता है कि यंग मास्टर, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्रिस वहाँ पर डेड नाइट्स को देख रहा था और वो सोचता है कि डेड नाइट्स को एज अ गार्ड इस्तेमाल करना सच में ये मैजिक एम्परर के लिए काफी ज्यादा फिटिंग चीज है। पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जब तक ये यहाँ पर किसी को भी केव के अंदर आने से रोक सकते हैं। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसे आवाज आती है कि बड़े भाई। ये सुनकर वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है कि उसका जो छोटा भाई था वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया था। और क्रिस उसको देखकर कहता है कि ये तो जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। और हमें बताया जाता है कि एक क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल यंगर ब्रदर है और एक मॉडल स्टूडेंट भी, जिसका नाम थीरन है। और वो अपनी तलवार अचानक लेकर आकर क्रिस के सामने लाकर रख देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और वो कंफ्यूज होते हुए उसके भाई की तरफ देख रहा था, जो कि काफी गुस्से में उसके ऊपर अपनी तलवार टांगे हुए था। अंदर ही अंदर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था और कहता है कि इसने तो मुझे डरा दिया। पर सामने से वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर मुझसे क्या लेना देना है? तुम्हें देख कर ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मुझे फेयरवेल विश करने के लिए आए हो? थेरन कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि तुम हमारे परिवार के लिए बस एक धब्बे की तरह हो, और मुझे इसके बारे में नहीं पता कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। पर अगर तुमने इस बार भी हमारे फैमिली की ऑनर को गिराने की कोशिश करी तो मैं खुद ही तुम्हें जान से मार दूंगा। तो क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई? ये मेरी तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। और ये कहकर उसने अपनी तलवार को उसके गले के और भी ज्यादा करीब लाकर रख दी थी। ये देखने के बाद क्रिस अपने मन में कहता है तो अच्छा, शायद इसी की वजह से क्रिश्चियन आगे जाकर मर जाता है। और वो बताता है कि मैं पर्सनली एज ऑफ डिस्ट्रक्शन से पहले थीरन से मिला था और वो एक काफी ज्यादा कमाल का फेमस आदमी था, जो कि कर्स मैजिक के लिए फेमस था। और वो उसको देखकर लंबी से सांस लेते हुए सोचता है कि सच में बचपन में तो ये देखने में काफी ज्यादा क्यूट था, पर देखकर लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा डिलाइटली यहाँ पर ट्रेन करता है। और क्रिस यहाँ पर उससे गुस्से में कहता है कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ। और वो अपने हाथ से उसकी तलवार को साइड करता है और सोचता है पर वो अभी मेरे सामने एक छोटे से बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है। पर ये जो डिस्ट्रक्शन है जो कि उसे वहाँ पर ऑफर किया था, जिसकी वजह से उसकी कीमत कुछ समय के लिए थोड़ी सी बढ़ गई थी। थेरन उससे कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने मुझसे क्या कहा? तो वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। थेरन कहता है कि तुम इस चीज के लिए सीरियस हो? अगर तुम यहाँ पर वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाता, क्योंकि क्रिस उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता है और पनिशमेंट केव के अंदर चला जाता है। ये देखकर थीरन भी काफी ज्यादा शौक था और यहाँ पर तो हमारे एमसी ने उसकी यहाँ पर काफी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। थीरन को ये समझने में थोड़ा समय लगता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अचानक ही इसका जो एटीट्यूड है वो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। और दूसरी तरफ क्रिस, जो कि पनिशमेंट केव के अंदर आ गया था, वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था, पर वो अपने आसपास देखते हुए कहता है कि ना ही मैं यहाँ पर कुछ देख पा रहा हूँ और ना ही कुछ सुन पा रहा हूँ, पर यहाँ पर बस केवल छोटी सी सेंसेशन है जो कि मेरी उंगली की नोक पर मुझे महसूस हो रही है। पर मैं इस चीज की शर्त लगाता हूँ कि ये यहाँ पर जानबूझ के किया जाता है, जैसे जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर भेजा जाता है उनके ऑब्जेक्टिव्स वो कभी भी ना खो जाए, वरना वो तो यहाँ पर भूखे ही मारे जाएंगे। और वो अपने हाथ को फील करते हुए कहता है कि